बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज को डिस्कस करते हैं। फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में एनर्जी चेंजेस आती हैं। आमतौर पर ये हीट की फॉर्म में होती हैं। फिज़िकल चेंज के लिए ये हीट चेंज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। ये फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी हीट चेंज उतनी ही ज़्यादा होगी। कांस्टेंट प्रेशर पर एनर्जी चेंज को एंथैल्पी चेंज कहते हैं, जिसे हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट्स किलो जूल पर मोल होती हैं। एक फेज चेंज के दौरान किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अगरचे हम उसमें हीट को ऐड कर रहे होते हैं। ये इसलिए होता है कि ऐड होने वाली हीट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती, बल्कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के काम आती है। फेज चेंज के दौरान एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हम कुछ टर्म्स से एक्सप्लेन करते हैं। We will be discussing molar heat of fusion, molar heat of vaporization and molar heat of sublimation. पहले हम ये देखते हैं कि what is molar heat of fusion. It is denoted by delta HF. The amount of heat required to convert 1 mole of a solid into its liquid state at its melting point is called molar heat of fusion. For example, अगर हमारे पास solid water या ice का 1 मोल हो, तो इसके melting point या 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव 6.02 किलो जूल पर मोल। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का ये मतलब है कि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर रहे हैं। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विच इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन को डेल्टा एच वी से डिनोट किया जाता है। हम इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हमारे पास लिक्विड वाटर का 1 मोल है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर। इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव 40.7 किलो जूल पर मोल। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। इनको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने का यह मतलब है कि हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को बढ़ा रहे हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तकरीबन ख़त्म कर रहे हैं। इस पर्पस के लिए हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। यही वजह है कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन को डेल्टा एच एस से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्लाइम्स टू गिव वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर at 1 atmospheric pressure is called molar heat of sublimation. आयोडीन एक ऐसा सॉलिड है जो कि सब्लिमेशन शो करता है। जब हम आयोडीन के 1 मोल को लेते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इसके 1 मोल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इट्स वैल्यू इज positive 62.42 किलोजूल पर मोल फॉर आयोडीन। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह होती है कि इस केस में हमें सॉलिड की स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बिल्कुल ही ख़त्म करना होता है। इसके लिए हीट बाकी दोनों प्रोसेसेस से ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ये वजह है कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज़ ग्रेटर दैन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन विच इन टर्न इज़ ग्रेटर दैन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस में आने वाले चेंज की टर्म्स में हम इन एंथैल्पी चेंजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती है मोलर हीट्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती हैं। चूँकि फ्यूजन के दौरान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ज़्यादा चेंज नहीं आती, इसलिए मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यूज़ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की निस्बत कम होती हैं, जैसा कि वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की
एंथैल्पी चेंजेस से एविडेंट है। अब हम ये देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरीके से एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। हेलोजन्स के लिए ये वैल्यूज़ गिवन हैं। ब्रोमीन के लिए इसकी वैल्यू 29.4 किलो जूल पर मोल है 332.4 केल्विन पर। क्लोरीन के लिए इट इज़ 20.21 किलो जूल पर मोल एट 239.1 केल्विन, while for fluorine it is 3.16 किलो जूल पर मोल एट 85 केल्विन। इन वैल्यूज से हमें ये पता लगता है कि एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस the strength of intermolecular force, which is London dispersion force in this case, also increases. This results in an increase in the enthalpies of vaporization of halogens. इसीलिए फ्लोरीन की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे कम है और ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा है। आयोडीन के केस में वी डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्योंकि ये सब्लिमेशन शो करती है, लेकिन आयोडीन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से और सब्लिमेशन के प्रोसेस की वजह से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ इट इज़ 62.42 किलो जूल पर मोल एट 458.4 केल्विन। एंड में हम दो फिजिकल स्टेट्स में डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम में दो अपोजिट प्रोसेसेस एक ही वक्त में एक ही रेट से हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पर जिस रेट से आइस वाटर में चेंज हो रही है उसी रेट से वाटर भी आइस में चेंज हो रहा है। दीज आर द अपोजिट प्रोसेसेस which occur at the same rate at 0 डिग्री सेल्सियस।